हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको नागार्जुन की लिखी कविता अकाल और उसके बाद की सप्रसंग व्याख्या करके बताऊंगी और आशा करूंगी कि आपको ये कविता समझ आएगी। और फ्रेंड्स, नागार्जुन की जो एक दो कविताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें ना अक्सर इनसे रिलेटेड ना बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अकाल और उसके बाद की कविता को ले लेते हैं। तो ये जो कविता है इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं कि नागार्जुन ने अपनी कविता अकाल और उसके बाद में इसका भावबोध क्या है। यह आ सकता है कि इस कविता के माध्यम से वो किस और प्रकाश डाल रहे हैं, या ये कविता से हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और नागार्जुन की एक दो कविताएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और वो कविताओं की वीडियो जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जो मैं नागार्जुन की और भी कविताओं की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो आप मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए अब हम नागार्जुन की कविता जो है अकाल और उसके बाद की शुरुआत करते हैं। तो अकाल और उसके बाद की जो कविता है वो बहुत छोटी सी कविता है, सिर्फ 8 पंक्तियों की कविता है। तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, 8 पंक्ति तो हम ऐसे भी कर ही सकते हैं। पर जो ये 8 पंक्ति की कविता है उसमें एक एक शब्दों में इतने ज़्यादा भाव हैं और इतने ज़्यादा उनके अर्थ निकलते हैं ना कि इस कविता से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कविता जो है वो 1952 में रची गई थी, यानी प्रकाश किया गया था इसकी। और ये कविता मतलब जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ 8 पंक्ति की कविता है, तो ये कविता देखने में जितनी छोटी है ना, इसके भाव और विचार उतने ही गहरे हैं। और ये पूरी कविता सिर्फ 8 पंक्तियों में शुरुआत होकर और 8 पंक्तियों में समाप्त हो जाती है। और इस तरीके से नागार्जुन ने अपनी इन 8 पंक्तियों के माध्यम से जो जब अकाल की स्थिति होती है तो उसमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, इन्होंने पूरे अकाल की जो परिस्थिति है उसको नहीं दिखाया है, उसके बाद की परिस्थिति को, कि जब अकाल हो जाता है तो उसके बाद की जो वहाँ पर जहाँ पर होता है वहाँ की क्या स्थिति हो जाती है, वहाँ के लोग की क्या मतलब वहाँ पर लोग कैसे हो जाते हैं, वहाँ पर खाना पीना सब कुछ, मतलब इन 8 पंक्तियों में उन्होंने समेट दिया है पूरे अकाल के बाद की परिस्थिति को। तो आइए अब हम कविता का प्रारंभ करते हैं, कविता की व्याख्या। तो कविता की जो पहली पंक्तियां हैं वो इस तरीके से हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। अब ये पंक्ति मतलब देखने में कितनी सरल सी है ना, पर इसकी जो व्याख्या है वो नागार्जुन लिखते हैं कि अकाल के समय की जो परिस्थितियां होती हैं वो अत्यंत भयानक होती हैं। और हम ना ऐसा मतलब अगर हम सोचे भी ना कि क्या स्थिति होगी क्या होगा, तो हम तब भी ना अपने आप को ना वैसा सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर उस जगह पर मौजूद नहीं है। हम सिर्फ एक दृश्य को देख सकते हैं, पर हाँ उसकी जो क्या भावना होती है, वहां पर क्या उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती है उसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो नागार्जुन लिखते हैं कि अकाल के समय की जो परिस्थितियां होती हैं वो अत्यंत भयानक होती हैं। संपूर्ण घर का जो वातावरण होता है, जो लोग वहां पर रहते हैं, वो उनका जो वातावरण होगा वहां का वो शोकमय और भुखमरी से आहत हो जाता है। ऐसी स्थिति हो ही जाती है जब अकाल आ जाता है, तो उसके बाद ना तो खाने को होते हैं, ना पहनने को होते हैं और ना रहने को घर होता है, यानी सब कुछ उनका छिन सा जाता है। तो इन पंक्तियों में वो कह रहे हैं कि जैसे घर का चूल्हा, पहली पंक्ति जो है उनकी कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। तो घर का जो चूल्हा है वो सूना हो गया है, सूना मीन्स कि बुझ गया है, बुझा हुआ है, मानो वह रो रहा है और रो रो कर कह रहा है कि आओ मेरे में खाना बनाओ। चूल्हा मीन्स होता है जो हम गैस, आजकल हम गैस का प्रयोग करते हैं, तो चूल्हा अब इतना ज्यादा कॉमन नहीं रह गया है। तो वो भी रो रो कर कह रहा है कि आओ मुझ में खाना बनाओ। इस तरीके से नागार्जुन कह रहे हैं कि घर का चूल्हा सूना है, बुझा हुआ है और मानो वह रो रहा है, क्योंकि कई दिनों से ना तो जल है, यानी ना तो पानी है, और ना दाना पीसने की चक्की है। चक्की मीन्स कि अब तो
हर चीज़ के लिए हम दुकानों पर निर्भर रहते हैं। पहले अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पर वो कोई भी जैसे थोड़ा सा गेहूं होता है तो उनके घरों में ही ना एक चक्की होती थी गोल गोल सी, उसी में वो आटा गेहूं को डालकर उसी में पीस लेते थे और फिर रोटियां पकाते थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चक्की भी जो है वो अत्यंत उदास है। क्योंकि जो कई दिनों से अनाज है उसमें पीसा जाता था वो अनाज ही नहीं है ही नहीं कुछ। मतलब अगर एक रूप से देखें तो इसका भाव यह है कि जब अकाल के समय सब कुछ नष्ट हो गया तब घर के खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। और चूल्हा जो था, जब खाने के लिए ही कुछ नहीं है तो चूल्हे में हम पकाएंगे क्या, और चक्की भी तो है। तो इसी तरीके से वो सब लोग अगर मिलाकर देखें तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। यानी जब अनाज नहीं है तो हम चक्की में पीसेंगे क्या, और जब पीसेंगे नहीं तो हम चूल्हे से बनाएंगे क्या। तो यहाँ पर नागार्जुन ने इस भाव की ओर केंद्रित किया है। और फिर कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो जब चूल्हे और रोने की चक्की के उदास होने से भी यह अर्थ है कि जैसे कि जब घर में कुछ है ही नहीं खाने को तो सब कुछ, चूल्हा भी खाली पड़ा है, चक्की भी खाली पड़ी है, और हम लोग एक साइड में, मतलब बिना खाए पिए एकदम अकाल की स्थिति जब है वहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो हम एक साइड में बैठे हैं। और जो चूल्हा है जहां पर हम खाना पकाते थे वहां पर एक कानी कुतिया जो है वो वहीं पर जाकर सो रही है। उसके पास में एक प्राणी है, मतलब उसे भी कुछ खाने को नहीं मिला है, वो भी भूखी है और वो भी सो रही है वहीं पर। फिर अगली पंक्ति में वो कह रहे हैं कि कई दिनों से लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों से लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों से चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब यहाँ पर नागार्जुन कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो सिर्फ इंसानों को ही नहीं, वो जानवरों को भी इसमें लेकर कह रहे हैं कि जब अकाल की स्थिति होती है तो सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं भयानक होती है, वो वहां पर रहने वाले प्रत्येक जानवर, इंसान, पक्षी, सबके लिए वो भयानक होती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो प्राणी है यानी जो कुतिया थी वहां पर, वो जाके चूल्हे के पास सो रही है, और जो घर की छिपकलियां हैं वो दीवारों में चक्कर काट रही हैं, दीवारों पर चक्कर काट रही हैं, और उन्हें भी कुछ खाने को मिल नहीं रहा है। और घर के जो चूहे हैं, जैसे जब हम खाना खाते तो कुछ ना कुछ गिर जाता था, चूहे उससे अपना पेट भरते थे। तो जो घर के चूहे हैं उन्हें भी कई दिनों से भूखे मर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। अगर भाव इसका देखें तो, अगर मतलब भाव देखें इसका, तो भाव यह हुआ कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वो केवल हम मानव के लिए ही नहीं होती हैं, अपितु छोटे बड़े जीव जो भी लोग होते हैं वो सबको प्रभावित करती हैं। इनमें इन कविता की पंक्तियों में वर्णित जैसे पशुओं के दुख के माध्यम से अकाल की जो भयानक चित्र है उसको नागार्जुन ने दिखाया है। और भूख और बदहाली के कारण जो घर के सभी प्राणी होते हैं वो दुखी और परेशान हो जाते हैं, और यह जीव और जंतु और घर की अन्य वस्तुएं जैसे चूहा, जैसे कि घर की अन्य वस्तुएं भी, जैसे चूहा को मान लो उसे भी कुछ खाने को नहीं मिला, चूल्हा मान लो खाली पड़ा है, चक्की मान लो, दीवारें मान लो, और सभी मनुष्य के सुख दुख जो हैं के भागीदारी हैं ये सब लोग। क्योंकि सिर्फ इंसान ही नहीं आहत होते हैं जब ऐसी स्थिति होती है, वहां पर प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पक्षी और हर एक लोग उस स्थिति से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये 4 पंक्तियों में नागार्जुन ने इस तरीके से प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उसकी स्थिति को बताया है। और फिर उन्होंने अगली अपनी 4 पंक्तियों में बताया अकाल के बाद की स्थिति का चित्रण। जब अकाल आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है बताया है कि दाना आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अकाल के समय की स्थितियों का चित्रण जो है वो उन्होंने पहले किया नागार्जुन ने, अब उसके पश्चात का चित्रण करके बता रहे हैं कि जैसे कि अकाल के कई दिनों के बाद जो है वो घर में अनाज आया, और जब घर में अनाज आया तो इसकी खुशी में जो प्रत्येक प्राणी थे वो उनमें एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति आ गई और एक नई चेतना आई। उसी का वर्णन नागार्जुन ने किया है। उन्होंने कहा कि कई दिनों के पश्चात घर में अनाज के दाने आए
और अनाज के दाने से आने से जो चक्की है उसमें हमने अनाज डालकर कुछ पीसा, और जब पीसा तो हमने चूल्हे में जाकर लकड़ियां जलाकर कुछ बनाया, और जब हम बनाने के लिए गए चूल्हे में जलने से तो धुआं उठा, घर के आंगन के ऊपर एक धुआं उठा और उठता नजर आ रहा है। और जब धुआं उठा तो घर के प्रत्येक प्राणी जो थे उनकी खुशी और प्रसन्नचित, यानी इतने ज़्यादा खुशी हो गई, इतनी ज़्यादा उनकी प्रसन्नता हो गई कि वो कहीं पर वो दिखाई नहीं दे रही, बहुत ज़्यादा उनकी आंखों में एक चमक आ गया कि हाँ अब हमें भी खाने को कुछ मिलेगा। तो घर में इस तरीके से नागार्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि घर में अन्न का होना और होना किस तरह घर के वातावरण को बदल देता है, कि अगर घर में अनाज है या अन्न है, अगर वो होता है और या ना होता है तो क्या स्थिति होती है वहां पर, और किस तरीके से हम लोगों को बदल देती है। और इस तरीके से जो यह कविता का कथ्य है, अगर हम देखें तो यह कविता में नागार्जुन बस यही बताना चाह रहे हैं कि जब अकाल की स्थिति हो जाती है तो हम उसकी ना इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति होती होगी। अब जैसे कि अगर हम एक उदाहरण के लिए अभी कोरोना की स्थिति को देख लें, तो जब कोरोना आया था तो कई लोगों के लिए तो वो मतलब जो लोग अच्छे खासे थे वो तो घर में रहे आराम से, कोरोना था बाहर नहीं निकले कोई नहीं, पर जो लोग गरीब थे, जिनका जो रोजी रोटी था, उनको रोज बाहर जाना ही पड़ता था, उनकी स्थिति क्या थी ये हम सब ने देखा, न्यूज में भी देखा कि वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पे विस्थापित हो गए थे, वो दिल्ली से गांव में जाने लगे थे या बड़े बड़े शहरों को छोड़कर वो यहाँ से भाग रहे थे, और क्या स्थिति हो गई थी ये हम सबने अभी देखा था। तो इसी तरीके से नागार्जुन ने अपनी इस कविता के माध्यम से समाज में जब कोई भी अकाल या कोई भी ऐसी स्थिति हो जाती है तो उसमें क्या क्या दुर्घटनाएं होती हैं, सिर्फ एक दुर्घटना ही नहीं होती है, वहां पर क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस कविता के माध्यम से उन्होंने ये सब की ओर ध्यान केंद्रित किया है। तो अब आपको ये कविता समझ आ गई होगी। जैसे मैंने कहा था कि ये सिर्फ 8 पंक्ति की कविता है, पर इसके भाव और विचार इतने गहरे हैं कि हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कविता की भाषा, अगर इसकी भाषा का देखें तो तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कविता जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, आसानी से समझने योग्य है और काफ़ी प्रवाह युक्त कविता है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। जब हम कविता को पढ़ते हैं तो हमारे सामने ऐसे दृश्य जो हैं वो हमें दिखाई देते लगते हैं जब हम कविता को पढ़ते हैं कि ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं वहाँ पर हुई थी। तो इस तरीके से यह कविता जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ आई होगी। और फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि नागार्जुन की और भी 1-2 कविताएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उनसे काफ़ी सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन कविताओं के नाम मैं आपको बताती हूँ। वो जो कविताएं हैं वो हैं हरिजन गाथा। हरिजन गाथा जो है इनकी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उससे कई बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और एक और कविता है जो है बादल को घिरते देखा है। यह कविता भी इनकी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि अकाल और उसके बाद की कविता है। तो इन सारी कविताओं से अक्सर काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आपने इन कविताओं को पहले से ही तैयार कर लिया होगा तो आपको इनके प्रश्न करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और इन 2 कविताओं की वीडियो भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी और तब तक आप ये अकाल और उसके बाद की कविता को देखिए और इसके प्रश्न काफ़ी सारे ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर सी दिस वीडियो एंड फ्रेंड्स, सेकेंडली थिंग, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर सी